हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रेप ह्यूमैनिटीज़। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज के इस वीडियो सेशन में हम BA 6 सिम पॉलिटिकल साइंस मेजर थर्ड जो है उसी का लास्ट टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, लास्ट यूनिट का। और इसका टाइटल होने जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड डेवलपमेंटल मॉडल्स इन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़। इसी लेक्चर के साथ आपका ये वाला मेजर भी जो है कंप्लीट हो जाएगा और बाकी दो मेजर्स भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सो पॉलिटिकल साइंस मेजर वालों का जो है सारा सिलेबस हमने कवर कर लिया है। तो इस वाले मेजर की भी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इससे पहले के लेक्चर वीडियोस की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन जो है इसे हम स्टार्ट करते हैं। Since the title of the topic is constitutionalism and developmental models in post-colonial societies, so हम जो है constitutionalism से ही start करते हैं। So what is constitutionalism? So constitutionalism एक ऐसा आइडिया है जिसमें ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट जो है ना, उसका जो पावर है ना, वो जो है लिमिटेड होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होगा इतने इतने पावर्स है इसके पास, गवर्नमेंट के पास, सो उतने ही पावर्स वो एंजॉय करना चाहिए। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है प्रिवेंट करता है आर्बिट्ररी रूल को, अथॉरिटेरियनिज्म को, और इंश्योर करता है कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए अमंग डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट, और चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स होना चाहिए। Now let's move ahead and see the key features or major features of constitutionalism. So constitutionalism के major features जो है वो कुछ इस तरह है, और इन्हीं फीचर्स की वजह से जो है हम ये कह सकते हैं अगर ये फीचर्स प्रेजेंट है किसी कंट्री के अंदर तो वहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को जो है फॉलो किया जाता है। सो पहला फीचर है रूल ऑफ लॉ, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी रूल ऑफ लॉ कहा जाता है। सो रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। सो कोई भी उन रूल्स एंड रेगुलेशंस या उन लॉज के अबो नहीं माना जाता। इवन कि जो गवर्नमेंट होती है ना, वो भी रूल ऑफ लॉ के अंडर आती है। और दूसरा फीचर होता है इसका सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ऐसे जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है इंस्टीट्यूशंस के दरमियान। और इन सारे इंस्टीट्यूशंस को जो है अपने अपने डिस्टिंक्ट रोल्स जो है अदा करने होते हैं। नेक्स्ट फीचर इज जुडिशियल रिव्यू। सो कोर्ट्स के पास जो है ये अथॉरिटी होती है कि वो जो है जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, यानी कि कोर्ट्स जो है किसी भी लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता सकते हैं, वाइड बता सकते हैं और नलिफाई कर सकते हैं किसी भी लॉ को जो लेजिस्लेचर पास करेगा। अगर उस लॉ ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वायलेट किया होगा तो वो जो है उसके पास अथॉरिटी होती है जुडिशरी के पास कि वो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू जो है उस लॉ को जो है टेक डाउन करेगा। और इसी फीचर की वजह से जो है हम कहते हैं कि जो जुडिशरी है वो जो है गार्डियन है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। सो इसके साथ साथ जो है अगर हम देखें लिमिटेड गवर्नमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फॉलो करने वाली कंट्रीज़ के अंदर। लिमिटेड गवर्नमेंट मीन्स कि गवर्नमेंट के पास जो है फुल अथॉरिटी नहीं होती, उसके पास जो है लिमिटेड पावर ही होती है। पावर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एमंग डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, जिससे जो है अथॉरिटेरियनिज्म जो है रोका जाता है। और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स इज अनदर मेन फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जिस स्टेट के अंदर या जिस कंट्री के अंदर फॉलो होता है वहाँ पर जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं और अकाउंटेबिलिटी को जो है इंश्योर कराया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि वोटिंग करने भी लोग जो है आते हैं और जो है पॉलिटिक्स में भी जो है इंटरेस्ट रखते हैं बहुत लोग। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तो हमें पता चल गया कि क्या होता है और उसके मेन फीचर्स क्या होते हैं, और इससे हमें पता चलता है कि ये जो है आइडियल टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम बन सकता है किसी भी स्टेट के अंदर। लेकिन इसके बावजूद जो है अगर हम पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स या पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ की बात करें तो वहाँ पर जो है बहुत सारे चैलेंजेस फेस करनी पड़ी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को। सो उन्हीं चैलेंजेस को जो है फेस करने के लिए जो है डेवलपमेंटल मॉडल्स जो है इंट्रोड्यूस कराए गए पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ के अंदर। सो ये डेवलपमेंटल मॉडल्स क्या थे इनको हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सबसे पहला मॉडल जो हमें देखने को मिला वो था स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर जो है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ स्टेट्स का, यानी कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स के अंदर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और वहाँ पर जो है जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी, जैसे कि इंडिया के अंदर कॉटेज इंडस्ट्री हुआ करती थी, उसको जो है प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। ऐसे ही पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ के अंदर जो है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को जो है प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई, ताकि जो डिपेंडेंस है फॉर्मर कॉलोनाइजर्स के ऊपर वो जो है
है कम हो सके। यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि ये कैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से लिंक्ड है। वो इसीलिए क्योंकि इस चीज़ को करने के लिए, स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन को करने के लिए जो है एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल स्टेट जो है होनी चाहिए, जो कैपेबल हो प्लानिंग के लिए, रिसोर्स एलोकेशन के लिए, या फिर जो है जो लोकल प्राइवेट इंटरेस्ट्स है उनको जो है पोटेंशियली ओवरराइड करने के लिए। और इस वाले इनिशिएटिव के अंदर जो है सोशियो इकोनॉमिक राइट्स और जो है पॉलिटिकल राइट्स जो लोगों के हैं उनको जो है इम्पोर्टेंस दी जाती है। हालांकि ये मॉडल तो अच्छा है, लेकिन इसको जो है बहुत सारी चैलेंजेस भी फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी होती है या फिर करप्शन जैसी जो है चीज़ें होती रहती है इस वाले सिस्टम के अंदर। इसके अंदर जो है जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसको जो है टोटली अवॉइड किया जाता है, अनसस्टेनेबल डेब्ट जो है वो क्रिएट किया जाता है, और कभी कभार जो है ये चीज़ हो जाती है कि नेशनल डेवलपमेंटल गोल्स के नाम पर जो है सप्रेशन किया जाता है लोगों का। एक और मॉडल जो इंट्रोड्यूस कराया गया, जो डेवलपमेंटल मॉडल इंट्रोड्यूस कराया गया पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ के अंदर, उनमें आता है मार्केट ओरिएंटेड लिबरलाइजेशन भी। मार्केट ओरिएंटेड लिबरलाइजेशन का मतलब होता है जब किसी कंट्री या पोस्ट कॉलोनियल कंट्री जो है उन्होंने जो है अपनी इकोनॉमीज़ को जो है ओपन कर दिया फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, ताकि वो जो है बूस्ट कर सके अपनी इकोनॉमी को और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को। सो 1990s के अंदर या फिर 1980s के अंदर जो हम देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो IFIs होते हैं यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि IMF या वर्ल्ड बैंक वगैरह होते हैं, वो जो है फोकस करते हैं प्राइवेटाइजेशन पे, डीरेगुलेशन पे, फ्री ट्रेड पे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने पे। जब हम इस मॉडल का जो है रिलेशन देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के साथ, तो हमें ये पता चलता है कि जो इस वाले मॉडल के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ प्री रिक्विजिट्स है, कुछ ज़रूरियात है। उन ज़रूरियात में से आता है कि स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी राइट्स होने चाहिए इंडिविजुअल्स के पास, और इंडिपेंडेंट जुडिशरीज़ होनी चाहिए जो इन्फोर्स कर सके कॉन्ट्रैक्ट्स को और रिड्यूस कर सके स्टेट के रोल को। सो इन सब चीज़ों से जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ही जो है स्ट्रेंथन हो जाता है जब ये चीज़ें जो है एक कंट्री के अंदर पाई जाती हैं। सो इस वाले मॉडल के जो है कुछ हमें चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। सो उन चैलेंजेस के अंदर जो है आता है इनइक्वालिटी जो है इंक्रीज़ हो सकती है और सोशल डिसलोकेशन हमें देखने को मिल सकता है। सो वो क्यों देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनइक्वालिटीज़ इस वजह से देखने को मिलती है क्योंकि ये जो है एक कैपिटलिस्ट मॉडल होता है। वहाँ पर जो है ये टेंडेंसीज़ होती है कि जो अमीर होगा वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा अमीर हो सकता है, गरीब ज़्यादा से ज़्यादा गरीब हो सकता है। और सोशल डिसलोकेशंस हमें इसीलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि हमें जो है सब्सिडीज़ का जो है रिमूवल देखने को मिलता है। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स है वहाँ पर जो है जो क्रूशियल एरियाज़ है जैसे कि हेल्थ सेक्टर या एजुकेशन सेक्टर, सो वो जो है वीक हो जाती है इस मॉडल के वजह से, जब ये जो है पहले ही इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं इन अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इवन कुछ कंट्रीज़ जो है उनको जो है चॉइसलेस डेमोक्रेसीज़ भी मिल जाती है, और उन चॉइसलेस डेमोक्रेसीज़ के अंदर जो है डिक्टेट की जाती है उनकी फॉरेन पॉलिसी या इकोनॉमिक पॉलिसी एक्सटर्नली बाय अदर पावर्स, जो उनके ऊपर डोमिनेटेड होता है, न्यू कॉलोनियल पावर होता है। एक और डेवलपमेंटल मॉडल है जिसको कहा जाता है अफ्रीकन सोशलिज्म, या दूसरा नाम भी उसको कहा जाता है उजामा। सो इसका विजन क्या होता है, ये जो है अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो सोशलिस्ट आइडियल्स को जो है अफ्रीकन कम्युनल ट्रेडिशंस जो है उनके साथ जो है ब्लेंड करने की कोशिश की जाती है। इसके अंदर फोकस किया जाता है रूरल डेवलपमेंट के ऊपर, कलेक्टिव फार्मिंग के ऊपर, सेल्फ रिलायंस के ऊपर। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से कैसे रिलेटेड है ये। इन स्टेट्स के अंदर जिनके अंदर ये वाला मॉडल पाया जाता है वहाँ पर जो है हमें सिंगल पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है, और इस सिंगल पार्टी सिस्टम को जो है जस्टिफाई करने के लिए ये कहा जाता है कि वो इन स्टेट्स के अंदर जो है, इन पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स के अंदर ज़रूरत है हमें यूनिटी की और डायरेक्टेड डेवलपमेंट की, या फिर जिसको गाइडेड डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। सो ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो है हम इम्पोर्टेंस देंगे कलेक्टिव राइट्स को और कलेक्टिव ड्यूटीज़ को, यानी कि राइट्स जो है तभी प्रोवाइड कराए जाएंगे जब जो है आप ड्यूटीज़ अपनी जो है निभाओगे। इसके अंदर जो चैलेंजेस हमें फेस करनी पड़ती है उनके अंदर आता है इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी जो है फेस करनी पड़ती है इन कंट्रीज़ को, और जो है इसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि जो पॉलिटिकल प्लूरलिज्म जो है वो जो है
सफ़र करता है, यानी कि वहाँ पर जो है मल्टी पार्टी सिस्टम हमें नहीं देखने को मिलता है, उसी को प्लूरलिज्म कहा जाता है। और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ ने जो है इंट्रोड्यूस कराए फॉर देयर डेवलपमेंट, और जो भी चैलेंजेस वो फेस कर रहे थे अपनी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंदर, उसको जो है टैकल करने के लिए बहुत सारे मॉडल्स इंट्रोड्यूस कराए डिफरेंट पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ ने। सो आई थिंक ये 3 मॉडल्स जो है आपके लिए सफिशेंट हो गए आपका आंसर लिखने के लिए, क्योंकि वहाँ पर भी जो है वर्ड लिमिट आपको बहुत कम ही होता है। मैक्सिमम जो है आपको 400 ही वर्ड लिमिट्स होते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के अंदर। सो आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये सेशन जो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।